हाय। हम लोग पढ़ रहे थे नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर भी हमारा बायोप्सी कंप्लीट हो चुका था। बायोप्सी की हमने 4 क्लास ली थी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन का नेक्स्ट टॉपिक सूचरिंग। ठीक है। सूचरिंग के अंदर भी हम लोग 4 क्लासेस लेने वाले हैं। सबसे पहली क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सूचर के बारे में, उसके बाद सूचरिंग टेक्निक्स, फिर आती हैं नीडल्स और कुछ आर्टिकल्स जो सूचरिंग के दौरान काम आते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन सेशन की। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सूचरिंग। ठीक है। सूचरिंग क्या होती है? बेसिकली आप सूचरिंग से क्या समझते हैं? ठीक है। सूचरिंग क्या है? सूचरिंग हमारा एक सीरीज ऑफ स्टिचेज है ना। हम कई सारे स्टिचेज लगाते हैं, कई सारे टांके लगाते हैं किसी ओपन वुंड को क्लोज करने के लिए। ठीक है। ये बेसिकली एक आइडल टर्म है सूचरिंग के लिए, अगर मैं कहूँ तो। सूचरिंग क्या है? सूचरिंग ए सीरीज ऑफ स्टिचेज है टू क्लोज एन ओपन वुंड, है ना। ओपन वुंड किस वजह से हो सकता है? तो बेसिकली दो मेजर रीजन होते हैं। या तो एक इंटेंटेड हो, इंटेंटेड का मतलब जैसे कि हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं और उस दौरान हमने एक सर्जिकल इंसीजन लगाया, तब हमारे पास में एक लार्ज ओपन वुंड मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है, दोनों कंडीशंस के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है? एक ओपन वुंड देखने के लिए मिल सकता है। इन दोनों ही कंडीशंस में हम लोग क्या लगाते हैं? सूचर लगाते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सूचरिंग की। ठीक है। सूचरिंग क्या है? सीरीज ऑफ स्टिचेज टू क्लोज एन ओपन वुंड होती है ना। अगर मैं बात करूं एक मोर डिटेल डेफिनेशंस की, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, suturing is the process of closing a wound or a surgical incision using a sterile thread to approximate the wound edges. ठीक है। Suturing is the process of closing a wound or surgical incision using a sterile thread to approximate the wound edges and promote healing. ठीक है। suturing के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक sterile thread का यूज करते हैं किसी wound के दो किनारों को पास लाने के लिए, है ना, उनके edges को approximate करने के लिए, जिससे कि क्या हो सके? healing promote हो सके। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी suturing की। अगर मैं बात करूं suturing के इंडिकेशंस की, तो इंडिकेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रॉमेटिक वुंड होते हैं और सर्जिकल इंसिजन्स होते हैं। दो तरीके के वुंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सूचरिंग करते हैं ना। ट्रॉमेटिक वुंड के अंदर अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही के अंदर हम लोगों को एक तो बात हो गई कि हमने वुंड एजेस को अप्रोक्सीमेट किया, जिसकी वजह से क्या हुई? हीलिंग प्रमोट हुई, है ना। दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं? दूसरी चीज हम लोग इसको मेनली यूज करते हैं हीमोस्टेसिस के लिए।
हीमोस्टेसिस का मतलब किसी भी ब्लीडिंग वेसल को क्लोज करने के लिए ना। ठीक है, किसी भी ब्लीडिंग वेसल को क्लोज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सूचर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल इंसिजन्स की बात करूं तो थेरेप्यूटिक यूज हो सकता है, फिर कॉस्मेटिक क्लोजर्स के लिए काम में आ सकता है ना, कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो गई, इस तरीके की चीजों में काम में सूचरिंग आती है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग सीधा बात करते हैं टाइप्स ऑफ सूचर्स की, है ना। सूचर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली जो थ्रेड है, जो सूचर का धागा है, वो धागा कई तरीके का हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, उसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं ना। तो हमको सूचरिंग करने से पहले उसका नेचर जानना जरूरी है, उस थ्रेड का। अगर आप नेचर नहीं जानोगे तो क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शंस हो सकती हैं, कितने टाइम तक हम उस सूचर के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, यानी कि मैंने एक सूचर लगाया लेकिन मैं उस पर कितनी देर के लिए ट्रस्ट कर सकता हूँ, मान लो 10 दिन 15 दिन तक उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है ना, हम आगे बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो हम लोगों को किसी भी चीज़ पर डिपेंड होने से पहले उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ पे भरोसा कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सूचर्स के टाइप पढ़ते हैं। फिर हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस जगह पर हमको कौन-सा सूचर इस्तेमाल करना है ना? उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए और एब्ज़ॉर्बेबल होना चाहिए, नॉन एब्ज़ॉर्बेबल होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि सूचर कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू साइज़, है ना? साइज पढ़ने वाले हैं हम यूएसपी के अकॉर्डिंग। यूएसपी का मतलब होता है यूएस फार्माकोपिया, है ना। अब सूचर का जो साइज है, बेसिकली सूचर के अंदर जीरो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो आते हैं आपके प्लस में, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपकी सूचर साइजेस होती हैं 1 aught 2 aught 3 aught 4 aught 5 aught 6 aught 7 aught 8 aught 9 aught 10 aught और ये 11। देखो, यहाँ पर एक चीज देखो कि ऊपर मैंने लिखा है उसके पीछे जीरो नहीं लगा है, लेकिन नीचे जो लिखा है उसके पीछे जीरो लगा है ना। अगर मैं बात करूं तो जो 7 नंबर का सूचर है, सिर्फ 7, ये थिकेस्ट सूचर होता है। 7 नंबर का सूचर क्या होता है, थिकेस्ट सूचर होता है। जबकि 11 aught क्या होता है, फाइनेस्ट सूचर होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं जीरो से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो थ्रेड की मोटाई बढ़ेगी, थिकनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर मैं जीरो से नीचे की तरफ जाऊंगा तो थिकनेस डिक्रीज होगी। ठीक है, अब समझो यहां पर जो जीरो है ना, ये जीरो एक बेस है, यानी कि कोई भी सूचर या तो इससे पतला होगा या मोटा होगा, ये नॉर्मल रेंज हमने मानी है ना। अब समझो, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक के पीछे जीरो लगा है, इसका मतलब होता है एक जीरो। इस जीरो को यहां सूचरिंग के सेंस में हम लोग ऑट क्या कहते हैं, ऑट कहते हैं ना। तो 1 aught 2 aught 3 aught, है ना। अब इसका एक और चीज समझो, जैसे मान लो 3 aught, है ना। इस 3 aught का मतलब क्या है, 3 जीरो है, ठीक है।
4 ऑट का मतलब क्या है? 4 जीरो है, समझ गए? या इसका जो एक्चुअल सेंस है वो ये है, ठीक है? ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, है ना? क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि अगर जीरो से ऊपर जाओगे तो इसका मतलब सूचर मोटा होता चला जाएगा, और जीरो से नीचे जाओगे, ऑट में जाओगे, तो क्या है, सूचर पतला होता चला जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ह्यूमन यूज की, है ना? ये पूरे ओवरऑल जो सूचर्स होते हैं उनके लिए है। ह्यूमन यूज में कौन से साइज के सूचर आते हैं? तो ह्यूमन यूज में जो सूचर्स प्रैक्टिकली इस्तेमाल होते हैं वो सूचर होते हैं 2 to 11 ऑट, ठीक है? 2 से 11 ऑट के सूचर्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग ह्यूमन में। बुक्स ये कहती हैं कि 5 to 11 ऑट इस्तेमाल होते हैं प्रैक्टिकली। जो 5 ऑट का सूचर होता है, जो सॉरी, जो 5 नंबर का सूचर होता है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है? तो हम लोग उसको, मैंने कभी उसको इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। बाकी 2 ऑट से लेकर के और 11 ऑट तक के सूचर्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब ये चीज समझो कि भाई बाकी के सूचर्स किसके लिए बने? वेटनरी यूज के लिए बने, है ना? आपके ढांडों के काम आते हैं, भैंस डोर के, है ना? आदमियों के काम नहीं आते हैं। अब समझो, राम कहानी ऐसी है कि कौन से साइज का सूचर किस चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको अगला क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। देखो, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसी सूचर की, है ना? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि टिश्यू को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। कि मतलब कितने दिनों तक कितने परसेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितने परसेंट ताकत उस सूचर के अंदर बची रहती है ना। अब जितना मोटा थ्रेड होगा, समझ रहे हो, जितना मोटा थ्रेड होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है? अब हाई प्रेशर वाले एरिया जो है, ठीक है, जैसे कि मान लो एब्डोमिनल वाल है या फिर कोई ड्रेन स्टिच करना है ना? तो उनके अंदर तो क्या होता है आपका, हमको मोटा सूचर इस्तेमाल करना होता है, एक मोटा थ्रेड इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो माइक्रो सर्जरीज होती है ना, जैसे मान लो कैटारेक्ट की, फिर ऑप्थेल्मिक की कोई सर्जरी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, है ना? उन सब के अंदर हमको बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो वहां टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं, वहां हम लोग फाइनेस्ट सूचर लगाते हैं, ठीक है? सबसे पतला थ्रेड इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसका कोई मार्क ना रहे, है ना? जितना पतला सूचर इस्तेमाल करोगे उसका मार्क नहीं रहेगा, और जितना मोटा सूचर इस्तेमाल करोगे उसका मार्क रहने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही आपके सामने ज्यादा आएगी, ठीक है? समझो, कौन कौन से सूचर को किस किस जगह के लिए आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे वो देखो। मैं बात करूं 0 to 2 ऑट, इसको ऐसे टू लिख लो, है ना? 0 to 2 ऑट तक के सूचर्स इस्तेमाल होते हैं। एब्डोमिनल वाल क्लोजर, ड्रेन स्टिचेस और फेसिया के क्लोजर में, ठीक है? इसके बाद 2 और 2 3 ऑट, 2 और 2 3 ऑट के जो सूचर्स इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं थिक स्किन, फेसिया, मसल्स और आपका टेंडन रिपेयर में, ठीक है? अगर मैं बात करूं 3 और 2 6 ऑट की, ये इस्तेमाल होते हैं आपके स्किन क्लोजर में,
5 वॉट टू 6 वॉट, ये इस्तेमाल होता है आपका फेशियल स्किन क्लोजर। ठीक है, अगर आपके चेहरे पे कोई कट लगा है, कोई वुंड है, तो उसका क्लोजर करने के लिए हमको कौन सा इस्तेमाल करने का पड़ेगा, 5 वॉट टू 6 वॉट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे बचते हैं 7 वॉट टू 11 वॉट। ये सूचर इस्तेमाल होते हैं माइक्रो सर्जरी के लिए। माइक्रो सर्जरी जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी या फिर ऑप्थेल्मिक सर्जरी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक रेलेवेंस की बात करूं कि किस सूचर की मोटाई लगभग कितनी होती है, तो जो 7 वॉट का सूचर होता है 7 वॉट का सूचर के डायमीटर ह्यूमन हेयर के बराबर का होता है ना। और अगर मैं बात करूं आपका 11 वॉट का सूचर, तो ये 1/3 ऑफ ह्यूमन हेयर के डायमीटर का क्या होता है, 1/3 होता है क्या, 11 वॉट का सूचर। तो ये हो गया आपके सूचर साइजेस के बारे में कि भैया सूचर का साइज कितना होता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, वो सारी बातें इसके अंदर आ रही है ना। हमने पढ़ा सबसे पहला सूचर अकॉर्डिंग टू साइज। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी सूचर जितना पतला होगा उतना हार्ड टू हैंडल होगा, यानी कि पतले आपके बाल के अंदर अगर आप नॉट लगाओगे, गांठ लगाओगे, वो कितना हार्ड काम है, ठीक है, लेकिन अगर एक रस्सी के अंदर गांठ लगाना तुरंत लगा दो। ठीक है, थिकनेस ज्यादा होगी तो इजी टू हैंडल होगा, थिकनेस कम होगी तो हार्ड टू हैंडल होगा। ठीक है, नॉट, ये नॉट है, और जो जीरो है वो ऑट होता है ना, इजी टू हैंडल और तो ये राम कहानी हो गई आपकी सूचर साइज के बेसिस पे सूचर कितने तरीके के होते हैं उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं फिलामेंट के बेसिस पे या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे सूचर कितने तरीके के होते हैं ना। देखो, फिलामेंट के बेसिस पे सूचर दो तरीके के होते हैं, एक तो मोनोफिलामेंट होता है, दूसरा मल्टी फिलामेंट या फिर ब्रेडेड होता है। ठीक है, मोनोफिलामेंट का मतलब कि एक ही थ्रेड है, ठीक है, और मल्टी फिलामेंट का मतलब होता है कि थ्रेड का जो नंबर है वो मोर देन वन है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक वायर है ना, वायर को जब आप छीलोगे, अंदर से निकालोगे, तो उसके अंदर कॉपर या स्टील के दो तरीके के वायर आते हैं, एक के अंदर सिंगल वायर होता है, एक के अंदर मल्टीपल होते हैं, है ना। तो जो सिंगल वायर है वो मोनोफिलामेंट हो गया, एक ही फिलामेंट है, एक ही तंतु है उसके अंदर, है ना। जो मल्टी फिलामेंट है उसमें बहुत सारे फिलामेंट है जिनको आपस में ब्राइडेड यानी कि गूंथा गया है, वो एक दूसरे में उलझे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, उससे क्या बनता है, मल्टी फिलामेंट बनता है। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है एक सूचर की क्वालिटी के ऊपर, है ना। देखो, मोनोफिलामेंट जैसा नाम में लिखा हुआ, मोनो का मतलब एक और फिलामेंट का मतलब थ्रेड। ठीक है, मोनोफिलामेंट होता है सिंगल थ्रेड, मल्टी फिलामेंट के अंदर आता है मोर देन वन थ्रेड, है ना। एक से ज्यादा थ्रेड होते हैं मल्टी फिलामेंट के अंदर। अच्छा, एक सिंगल थ्रेड को तोड़ना ज्यादा आसान है या फिर एक मल्टी थ्रेड को तोड़ना ज्यादा आसान है? सिंगल थ्रेड को तोड़ना ज्यादा आसान है,
तो सबसे पहले इजी टू ब्रेक, जबकि मल्टी फिलामेंट क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है। अच्छा, मोनोफिलामेंट है। मोनोफिलामेंट की मेमोरी की बात करते हैं ना। मेमोरी क्या होती है, किसी भी सूचर की मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है कि वापस से उसी शेप में चले जाना है ना। सूचर की मेमोरी का मतलब ये है कि हमारा जो सूचर था वो जो पैकेज में आता है ना, उसी उसके अंदर एक कॉइल सी बनी हुई आती है, तो उसी शेप में वापस चला जाता है। अगर चला गया तो इसका मतलब स्ट्रांग मेमोरी है, नहीं जा पाया इसका मतलब वीक मेमोरी है। ठीक है। जो वीक मेमोरी वाले सूचर्स होते हैं उनको हैंडल करना ईजी होता है, उनमें वो मैनेज हो जाता है। जो मोनोफिलामेंट होते हैं यानी कि जिनकी स्ट्रांग मेमोरी होती है, वो सूचर्स क्या होते हैं, हार्ड टू हैंडल होते हैं ना, इसका ध्यान रखना। अच्छा, मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मोनोफिलामेंट की मेमोरी स्ट्रांग होती है, और मल्टी फिलामेंट की जो मेमोरी है वो क्या होती है, वीक। अरे जो रबर होता है, ठीक है, खींचोगे खींच जाएगा, वापस से उसी शेप में चला जाएगा, इसका मतलब स्ट्रांग मेमोरी है ना। एक वायर लिया, उसको चाहे जैसे मोड़ दो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसका मतलब उसकी मेमोरी क्या है, वीक है ना। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबाओगे वापस से उसी शेप के अंदर चला जाएगा, तो उसी शेप के अंदर चला गया तो इसका मतलब उसकी मेमोरी स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो शेप वापस से गेन नहीं कर पाया, इसका मतलब उसकी मेमोरी क्या है, वीक है। तो ये चीज समझो कि स्ट्रांग मेमोरी होगी तो वीक होगा, रबर वीक होता है लेकिन वायर वीक नहीं होता है। ठीक है। जबकि जो वीक मेमोरी वाला है, यानी कि जैसे लोहे वाला ही है ना, लोहे का एक तार है उसमें मेमोरी नहीं है स्प्रिंग के बजाय, तो उसको तोड़ना आसान है क्या, नहीं। वो तो बेसिकली उसी शेप को ले लेगा ना जिस शेप में आप उसको डालो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की बात करूं तो मोनोफिलामेंट के अंदर लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, जबकि मल्टी फिलामेंट के अंदर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। कैसे, देखो, मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट के अंदर, मोनोफिलामेंट के अंदर फिलामेंट के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है ना। स्पेस नहीं होगा तो जो इन्फेक्शन है उसको होस्ट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन जो मल्टी फिलामेंट होता है उसके अंदर मान लो, ये देखो, ये मेरा एक फिलामेंट है, ठीक है। इसको अगर मैं सूचर करूंगा तो इसके अंदर कोई स्पेस होगा क्या, नहीं, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको मल्टी फिलामेंट कर दिया, इसको ब्राइडेड कर दिया, अब इसके अंदर देखो स्पेस है क्या, इसके अंदर स्पेस है, ठीक है, इधर उधर, तो इसके अंदर जो फॉरेन मटेरियल है वो क्या होगा, आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इसके अंदर जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर मोनोफिलामेंट जो होते हैं वो डिफिकल्ट टू नोट होते हैं ना। ये मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी मेमोरी स्ट्रांग है उसको हैंडल करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट टू नोट और हैंडल। जबकि जो ब्रेडेड सूचर्स होते हैं, जो मल्टी फिलामेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इजी टू और नॉट। ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से जो सूचर हैं वो मोनोफिलामेंट होते हैं और कौन कौन से सूचर मल्टी फिलामेंट होते हैं, देखो, कैटगट। कैटगट का बहुत नाम सुना होगा आपने, कैटगट लगभग हर तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये सबसे कॉमन सूचर है जिसका कोई नाम सुनता है। कैटगट हो गया, कॉलेजन हो गया, मोनोक्रिल हो गया,
PDS, डेक्सॉन, सॉरी डेक्सॉन नहीं, मैक्सॉन होता है ना, प्रोलीन, नोवाफिल और PVDF। ये सारे के सारे क्या है, मोनोफिलामेंट सूचन है। क्या होते हैं, एक से एक हम सारे के बारे में बात करेंगे ना। अगर मैं मल्टी फिलामेंट की बात करूं, तो मल्टी फिलामेंट होते हैं आपके वाइक्रिल, डेक्सॉन, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, ठीक है। अब दो सूचर्स ऐसे हैं जो कि आपका मोनोफिलामेंट भी होता है और मल्टी फिलामेंट भी होता है, स्टील और नायलॉन। ये स्टील और नायलॉन के सूचर क्या हैं, आपके मोनोफिलामेंट भी होते हैं और मल्टी फिलामेंट भी होते हैं, यानी दोनों के दोनों चीजों के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। दोनों तरीके के ये आते हैं ना। देखो, हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू फिलामेंट, दो टाइप के सूचर पढ़ लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि हमको ये मिल कहाँ से रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। तो सोर्स के बेस पे बेसिकली दो नहीं तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और मेटेलिक, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, मेटेलिक, मेटल कहाँ से प्राप्त होता है, मेटल भी नेचर से ही प्राप्त होता है। तो मेटेलिक को भी क्या है, नेचुरल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। बाकी कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के हम पढ़ेंगे, नेचुरल और सिंथेटिक सूचर्स, है ना। नेचुरल का मतलब जो चीज हमें प्रकृति से मिल रही है, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, बाई नेचर मिल रहा है, वो क्या है, हमारा नेचुरल सूचर है। और जो चीज हम एक प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, जो आर्टिफिशियल है, वो क्या है, हमारा सिंथेटिक है। भाई जिस चीज को मैन मेड क्या है, सिंथेटिक है। और जो नेचर ने दिया है वो क्या है, हमारा नेचुरल है। तो दो तरीके के सूचर हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर देखो, नेचुरल सूचर का सोर्स क्या होगा, कहां से मिलेगा नेचुरल सूचर, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, है ना। जबकि सिंथेटिक सूचर क्या होता है, केमिकली, केमिकली सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। और क्या नेचर होगा, नेचुरल सूचर्स जो होते हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिएक्शंस होती है ना। स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिएक्शंस का मतलब, भाई आपकी बॉडी के अंदर जब हम सूचरिंग करेंगे, तो सूचरिंग के दौरान जो सूचर मटेरियल है वो एक फॉरेन बॉडी है, वो एक एंटीजन की तरह काम करेगा। तो अगर वो एक एंटीजन की तरह काम कर रहा है, तो उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, नेचुरल सूचर्स के अंदर ज्यादा होती है। नेचुरल सोर्स से जब आप कोई सूचर लोगे और उससे स्टिच करोगे, तो वो क्या होगा आपका, वो स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिएक्शन शो करेगा। लेकिन जो सिंथेटिक सूचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, बेसिकली अक्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस उनसे नहीं होती हैं। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिएक्शंस होती हैं, जबकि सिंथेटिक सूचर्स इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं ना। अच्छा, नेचुरल सूचर्स और सिंथेटिक सूचर्स का क्या होता है,
अलग अलग डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जितने एब्जॉर्बेबल सूचर हैं, यानी कि जिनको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सूचर्स क्या होते हैं, टाइम के साथ आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। एब्जॉर्ब होने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा, यानी कि वो जो प्रोटीन से बने हुए हैं, वो प्रोटीन टूट जाएगा और उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा एंजाइम के थ्रू, है ना। बेसिकली आपकी बॉडी का कोई एंजाइम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा और वो क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि जो सिंथेटिक सूचर्स होते हैं, भाई नेचुरल सूचर्स तो प्रोटीन के ही बने हुए हैं कहीं ना कहीं, तो उनका तो एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाता है या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक सूचर्स हैं, सिंथेटिक सूचर्स को एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, प्रोटीन के बने हुए नहीं। ठीक है। अब जो आपके सिंथेटिक सूचर्स हैं, उनके साथ में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस बेसिकली जब बहुत लंबे टाइम तक वो पानी के संपर्क में रहेंगे, नमी के संपर्क में रहेंगे, तो उनका हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। तो दोनों का ध्यान कर लेना कि दोनों अगर एब्जॉर्ब होंगे तो एब्जॉर्ब होने का मेथड अलग अलग होगा। नेचुरल के अंदर degradation by proteolysis। प्रोटियोलाइसिस, और हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक सूचर्स का क्या होता है, डिग्रेडेशन बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि नेचुरल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखो, कैटगट, कोलाजन, कॉटन, सिल्क और स्टील। ये सब के सब क्या है, हमारा नेचुरल सोर्स से हमको मिल रहा है। कौन कौन से, कैटगट, कोलाजन, कॉटन, सिल्क और स्टील। इसके अलावा जितने बचे वो सब क्या है, सिंथेटिक है। कौन कौन से, मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस, डेक्सोन, मैक्सोन, डेक्सोन, मैक्सोन, और कौन कौन से हो गए आपके, प्रोलीन, नोवाफिल, पीबीडीएफ, पॉलिएस्टर। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सिंथेटिक सूचर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तीन टाइप हो गए। सबसे पहला साइज के बेसिस पे, दूसरा हो गया फिलामेंट के बेसिस पे, तीसरा हो गया सोर्स के बेसिस पे। चौथे अगर मैं टाइप की बात करूं तो चौथा टाइप आता है हमारा एब्जॉर्बेबिलिटी के बेसिस पे। एब्जॉर्बेबिलिटी का मतलब कि जिनका डिग्रेडेशन होता है या नहीं होता है। देखो, कुछ सूचर्स ऐसे होते हैं जिनका बॉडी के अंदर डिग्रेडेशन होता है ना, दोनों तरीके के, भले ही वो नेचुरल हो और सिंथेटिक हो। और कुछ सूचर ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम के बाद में कुछ हद तक टूटते हैं, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पाते, यानी कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी के अंदर। तो जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर नाम दिया है ना। लेकिन जिनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है उन सूचर्स को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। ये दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। देखो,
जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं वो क्या है? एब्जॉर्ब इन बॉडी। नो नीड टू रिमूवल। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होते हैं? नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी, नीड टू बी रिमूव्ड। ठीक है, जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं टू बी, उनको हटाने की जरूरत पड़ती है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब देखो, जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लेस देन 16 डेज। और जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मोर देन 60 डेज। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता देता हूं, किसी भी मटेरियल की, किसी भी थ्रेड की टिश्यू को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ टाइम के साथ कम होती जाती है, मतलब चाहे एब्जॉर्बेबल है चाहे नॉन एब्जॉर्बेबल है, एक टाइम पे जाकर के उसकी कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर आपने कोई वजन लटका रखा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। सेम उसी चीज को क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं ना, कि अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, है ना। बेसिकली हम 7 या 14वें दिन टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं और ये टाइम के साथ में कम होती है, मतलब 28वें दिन कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी, 60वें दिन कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी, वो परसेंटेज के अंदर आता है। वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज ये ध्यान में रखना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। टिश्यू के एजेस को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्बेबल सूचर भी नेचुरल और हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं, साथ साथ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर भी नेचुरल और सिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो देखो, नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर दो होते हैं, कैटगट। कैटगट भी दो तरीके का आता है, एक तो प्लेन कैटगट और दूसरा आता है क्रोमिक कैटगट। और दूसरे नंबर पे आता है कोलाजन। अगर ब्रॉडली बात करूं तो कोलाजन और कैटगट एक ही है। ठीक है, कैटगट भी कोलाजन का ही बना हुआ होता है लेकिन उसका सोर्स अलग है। ठीक है, सिंथेटिक की बात करते हैं। सिंथेटिक सूचर्स के अंदर कौन कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर हैं? सबसे पहला आता है आपका मोनोक्रिल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है वाइक्रिल। मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस, डेक्सॉन और मैक्सॉन। ठीक है, ये हो गए आपके 5 सूचर जो कि क्या है? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर मैं बात करूं तो 3 नेचुरल सूचर्स नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉटन, दूसरे नंबर पे आता है आपका सिल्क, तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टील। ये तीनों के तीनों सूचर्स क्या हैं? नेचुरल हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है नाइलॉन, दूसरा आता है नोवाफिल, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है प्रोलीन।
चौथे नंबर पे आता है पॉलिएस्टर, और पांचवें नंबर पे आता है पीवीडीएफ। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है ना। अब देखो टोटल हमने सूचर्स कितने पढ़े, 5 और 5 10 और ये मिला के 15, यानी कि हमने टोटल कितने सूचर पढ़ने? 15 सूचर पढ़ने। 15 सूचर के बारे में भी वन बाय वन एक बार क्विकली हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा सूचर किस साइज में अवेलेबल होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं ना। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम शुरू करते हैं नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर को, है ना। नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर हम लोग सबसे पहला सूचर पढ़ रहे हैं कैटगट। कैटगट मैंने अभी आपको बताया कि कैटगट दो तरीके का होता है, एक प्लेन कैटगट, दूसरा क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट के अंदर क्या अंतर है? प्लेन कैटगट के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, इसकी डाई नहीं की गई है। बेसिकली सूचर दो तरीके के होते हैं, डाइड और अनडाइड, है ना। आपने कभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो देखा होगा, रील के अंदर आता रहता है कि जो लोग वो मांझा बनाते हैं पतंग उड़ाने वाला, उसके ऊपर वो लोग शीशा पीस करके उसकी कोटिंग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उसकी जो काटने की जो कैपेसिटी है डोर को, वो बढ़ जाती है ना। अगर आपने कोबलर देखा हो, मोची, मोची भी क्या करता है, उस थ्रेड के ऊपर कुछ वैक्स वगैरह लगाता है जिससे उसका पेनिट्रेशन इजी हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए ना। सेम इसी तरीके के सूचर्स के साथ में होता है। तो सूचर को हम लोग डाई करते हैं, दोनों ही तरीके से सूचर्स अवेलेबल होते हैं, डाइड और अनडाइड, है ना। जो डाइड सूचर्स होते हैं उनके अंदर क्या है, थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पेनिट्रेशन इजी हो जाता है, पासेज जो है टिश्यू के साथ में वो इजी हो जाता है। तो वही फीचर यहाँ है कि जो प्लेन कैटगट है उसके अंदर कोई कोटिंग नहीं है, लेकिन जो क्रोमिक कैटगट है उसकी डाई की हुई है हमने किससे? क्रोमियम साल्ट से, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहला कैटगट मिलता कहाँ से है? तो कैटगट मिलता है किसी भी शीप की, भेड़ की इंटेस्टाइन से, है ना। कैटगट का मतलब बिल्ली की इंटेस्टाइन नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि भैया जो कैटगट सूचर है उसका ओरिजिन कहाँ है। तो कैटगट सूचर हमको कहाँ से मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप। उसमें भी सब म्यूकोसल लेयर से मिलता है, बस इतना ध्यान रखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन शीप की से हमको क्या मिलता है? कैटगट सूचर मिलता है ना। अच्छा, कलर की मैं बात करूं तो कलर दो तरीके का होता है। येलो, येलो कलर का होगा प्लेन कैटगट, और ब्राउन, ब्राउन कलर का होगा क्रोमिक कैटगट, ठीक है। दोनों का कलर अलग अलग होता, इसी से हम इसको पहचान सकते हैं। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल सूचर्स की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो नेचुरल सूचर है ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। हाईली सेंसिटिव के अंदर भी अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन कुछ ज्यादा वो होता है, जबकि क्रोमिक के अंदर रिएक्शंस कम होती हैं। कंप्लीटली इनर्ट होता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इनर्ट होता है आपका क्रोमिक कैटगट, ठीक है। मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मोनोफिलामेंट सूचर है, मोनोफिलामेंट सूचर्स की मेमोरी हाई होती है, ठीक है। तो ये क्या है? हाई सूचर होता, हाई मेमोरी होती है, ठीक है। सूचर साइज की अगर मैं बात करूं कि सूचर साइज कितने में अवेलेबल होता है, तो सूचर साइज इसका 2 to 5 वॉट मार्केट में किस सूचर साइज में उपलब्ध होता है? 2 से 5 वॉट के बीच में, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेन कैटगट में 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन तक जो प्लेन कैटगट होता है उसकी पकड़ मजबूत रहती है। लेकिन
आपका 21 से 28 डेज क्रोमिक कैटगट की रहती है। एब्जॉर्प्शन टाइम प्लेन का 90 डेज, जबकि क्रोमिक का 70 डेज। एक बार फिर से देखो, कैटगट होता है, कैटगट कहां से ड्राइव होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप की स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो कलर का होता है प्लेन कैटगट और ब्राउन कलर का होता है आपका क्रोमिक कैटगट। सेंसिटिविटी की बात करूं तो जो प्लेन कैटगट है वो हाईली सेंसिटिव होता है, जबकि जो आपका क्रोमिक कैटगट है वो लेस सेंसिटिव होता है। मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो जो आपका प्लेन कैटगट है उसकी हाई मेमोरी होती है, दोनों ही तरीके के, क्योंकि मोनोफिलामेंट सूचर है तो इनकी मेमोरी क्या होगी? हाई होगी। साइज की बात करूं तो साइज अवेलेबल होता है 2 to 5 वॉट। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो 7 से 10 दिन तक अच्छी पकड़ होती है किसकी? आपके प्लेन कैटगट की, जबकि क्रोमिक कैटगट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होती है 1 वीक और 3 वीक, याद कर लेना बेसिकली, है ना। 1 वीक प्लेन कैटगट, 3 वीक क्रोमिक कैटगट। एब्जॉर्प्शन टाइम की मैं अगर बात करूं तो 3 मंथ के अंदर प्लेन कैटगट कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, जबकि जो आपका क्रोमिक कैटगट है वो 70 डेज के अंदर अपना कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है ना। और ये भी क्या है? बेसिकली ये भी एक कोलाजन का ही टाइप है ना। अब देखो, दूसरे सूचर पे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? कोलाजन। इसके अंदर अंतर क्या था? वहां पर हमको उसका सोर्स क्या था? वो सब म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए शीप, उससे मिल रहा था, है ना। कोलाजन की अगर मैं बात करूं तो कोलाजन ड्राइव्ड होता है फ्लेक्सर टेंडन से। कैटल के फ्लेक्सर टेंडन से हमको क्या मिलता है? कोलाजन मिलता है। बाकी के सारे जो फीचर हैं वो लगभग सेम ही है, किसके? आपके कैटगट से, है ना। कलर येलोइश ब्राउन, सेंसिटिविटी हाईली सेंसिटिव, मेमोरी हाई मेमोरी, साइज 2 to 5 वॉट, टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम एज कैटगट, अबाउट 1 वीक। एब्जॉर्प्शन टाइम 90 डेज। ठीक है, ये राम कहानी क्या हो गई आपकी? कोलाजन की, है ना। कोलाजन का बेटा कलर में करेक्शन है, कोलाजन ट्रांसपेरेंट कलर का होता है ना। ठीक है, कहां से मिलता है? फ्लैक्सर टेंडन से मिलता है किसी कैटल के। कलर ट्रांसपेरेंट होता है, सेंसिटिविटी हाईली सेंसिटिव होता है, मेमोरी हाई मेमोरी होती है। साइज की अगर मैं बात करूं 2 to 5 वॉट साइज होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 1 वीक तक रहती है। एब्जॉर्प्शन टाइम 90 डेज है। किसका? आपका कोलाजन का। ये तो हो गए आपके नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर। अब मैं बात करता हूं सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर की, है ना। नेचुरल हो गया था, सिंथेटिक की बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज लिख लेना, कोलेजन के अंदर कोलेजन प्रीवियसली यूज होता था कैटारेक्ट सर्जरीज के अंदर, है ना। और तब ये आता था 11 नॉट। ठीक है,
करंट ट्रेंड में नहीं है, अभी नहीं होता है, अभी सिंथेटिक सूचर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पहले क्या है, कैटरेक्ट सर्जरीज के अंदर इस्तेमाल होता था। हाईली सेंसिटिव होने की वजह से अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तब ये अवेलेबल था 11 वॉट तक के सूचर साइज के अंदर, है ना। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहला सूचर था हमारा मोनोक्रिल। मोनोक्रिल का दूसरा नाम है पॉलीग्लिकाप्रोन। क्या नाम है? पॉलीग्लिकाप्रोन, है ना। पॉलीग्लिकाप्रोन के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर मोनोक्रिल के नाम से भी पूछ सकता है ना। इसके अंदर दो पॉलीमर होते हैं। दो पॉलीमर होते हैं, कौन से होते हैं? ग्लाइकोलिड, है ना। पहला ग्लाइकोलिड 75% होता है, और इसके साथ साथ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टोन होता है 25%। इसको याद करने की इतना जरूरत नहीं है। जो पॉलीग्लाइकाप्रोन है वो किससे बना होता है? दो कोपॉलीमर से बना होता है, ग्लाइकोलिड और कैप्रोलैक्टोन से, ठीक है। कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर होता है इसका वायलेट। वायलेट कलर का होगा डाइड, यानी कि अगर आपने कोटिंग की है तो कौन से कलर का देखने के लिए मिलेगा? वायलेट कलर का, अदरवाइज मिलेगा ट्रांसपेरेंट, अनडाइड, ठीक है। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं, सेंसिटिविटी ये क्या है? सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, इनर्ट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तीसरा, अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो ये क्या है? मॉडरेट मेमोरी वाला सूचर है। मॉडरेट मेमोरी का मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरी होती है, ना बहुत कम मेमोरी होती है ना। साइज़ की अगर मैं बात करूं, किस किस साइज़ का अवेलेबल है, तो 1 to 6 ऑट का अवेलेबल होता है, ठीक है। एक से लेकर के 6 ऑट तक होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसकी 7th डे, है ना। 7वें दिन कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है? 60% टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। एब्जॉर्प्शन टाइम की मैं बात करूं तो एब्जॉर्प्शन टाइम है 3 to 4 मंथ। 90 to 120 डेज। देखो अगेन, मोनोक्रिल क्या है? मोनोक्रिल है पॉलीग्लाइकोप्रोन, है ना। कलर वायलेट कलर का होता है अगर डाइड है तो, अनडाइड है तो ट्रांसपेरेंट होगा। सेंसिटिविटी इनर्ट है क्योंकि ये क्या है? एक सिंथेटिक सूचर है। मेमोरी मॉडरेट होती है, साइज 1 to 6 ऑट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 7वें दिन 60% रहती है, और एब्जॉर्प्शन टाइम है वो आपका 3 to 4 मंथ है, 90 to 120 डेज है, ठीक है। इसके साथ साथ ये चीज देख लेना कि ये जो मोनोक्रिल था वो हमारा क्या था? मोनोफिलामेंट था। कौन सा फिलामेंट था? ये देखो, हाँ, मोनोक्रिल हमारा क्या है? एक मोनोफिलामेंट सूचर है, इसीलिए इसकी मॉडरेट मेमोरी है। अगर ये मल्टी फिलामेंट होता तो इसकी मॉडरेट मेमोरी नहीं होती। मोनोफिलामेंट सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल, क्या है? मोनोफिलामेंट सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर का दूसरा क्या है टाइप? वाइक्रिल है, ठीक है। वाइक्रिल क्या होता है? एक ब्रेडेड
ब्राइडेड का मतलब मल्टी फिलामेंट। ठीक है, कैसा सूचर है? एक ब्राइडेड है, सिंथेटिक है, अरे ये तो लिखना ही क्या है, तो ऊपर लिखा हुआ है। ब्रेडेड हो गया, सिंथेटिक हो गया, एब्जॉर्बेबल सूचर हो गया। ठीक है, किसका बना हुआ होता है? तो देखो 90% ग्लाइकोलिड और आपका 10% एल लैक्टेट। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है? वाइक्रिल आपका मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक सूचर है। ठीक है, कलर की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से कलर के अंदर अवेलेबल होता है? वॉयलेट और ट्रांसपेरेंट। वही, अगर डाइड होगा तो वॉयलेट कलर का होगा और नहीं तो ट्रांसपेरेंट होगा। सेंसिटिविटी केमिक सॉरी सिंथेटिक सूचर है तो इनर्ट रिएक्शंस होंगी। मेमोरी, मेमोरी लो मेमोरी है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है हमने? ब्राइडेड सूचर है ये, है ना, ये तो इसकी मेमोरी लो होगी। अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 14th डे 75% रहती है ना। और अगर मैं एब्जॉर्प्शन टाइम की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है इसका? 56 टू 70 डेज होता है। ठीक है, कलर, कलर अगेन लिख लो, वॉयलेट, डाइड और ट्रांसपेरेंट, अनडाइड। सेंसिटिविटी इनर्ट, मेमोरी लो। अगर साइजेस की मैं बात करूं तो साइज क्या है आपका? 2 टू 6 ऑट तक अवेलेबल होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 14th डे पर 75% रहती है। एब्जॉर्प्शन टाइम 56 टू 70 डेज होता है। ठीक है, अब इसके भी कई सारे टाइप आते हैं। टाइप कौन कौन से आते हैं? वाइक्रिल प्लस आता है, वाइक्रिल रैपिड आता है और आपका वाइक्रिल ब्रेडेड आता है। सॉरी, ब्रेडेड नहीं, बार्ब्ड। ब्रेडेड तो ये सारे ही हैं। अब जितने भी बार्ब्ड सूचर आते हैं, बार्ब्ड सूचर की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके अंदर नॉट की जरूरत नहीं होती है ना, डज नॉट रिक्वायर नॉट। तो साहब नॉट नहीं लगाएंगे तो सूचर सूचर ही नहीं रहेगा। बिना नॉट का सूचर सूचर होता है क्या? होता है। देखो, जो आपका वाइक्रिल बार्ब्ड होता है ना, ये इस तरीके का सूचर होता है। इसमें ये तीर की तरह उभार होता है। जब आप एक साइड से पेनिट्रेट करोगे वुंड के अंदर तो वो वापस पीछे की तरफ नहीं खींचेगा, वो आगे निकल जाएगा लेकिन पीछे नहीं खींचेगा। तो इस तरीके के सूचर्स क्या होते हैं? आपके बार्ब्ड सूचर होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये कौन सा है? एब्जॉर्बेबल है, यानी कि हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। कहाँ कहाँ बार्ब्ड सूचर्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बेसिकली आपके एलएससीएस के अंदर, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, यूट्रस सूचरिंग या सर्विक्स सूचरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया आपका वाइक्रिल। ठीक है, वाइक्रिल के अंदर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि वाइक्रिल के अंदर वाइक्रिल का एक टाइप आता है वाइक्रिल बार्ब्ड, जिसको हमको क्या है? नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर का तीसरा टाइप, पीडीएस। पीडीएस का दूसरा नाम क्या है? पॉलीडायक्सोन। पॉलीडायक्सोन क्या है? एक मोनोफिलामेंट सूचर है। पॉलीडायक्सोन क्या है? हमारा एक मोनोफिलामेंट सूचर है ना। मोनोफिलामेंट होने के साथ साथ ये सिंथेटिक है और एब्जॉर्बेबल भी है। ठीक है, तो क्या हम क्या लिखेंगे? मोनोफिलामेंट सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है, क्या है हमारा? पॉलीडायक्सोन है। किसका बना हुआ होता है? पॉली पॉलीडायक्सोन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके कलर की, कि कौन कौन से कलर में अवेलेबल होता है, तो ये भी अगेन वॉयलेट कलर, डाइड और ट्रांसपेरेंट, अनडाइड। ठीक है, सेंसिटिविटी, इनर्ट रिएक्शन। अरे सिंथेटिक है तो इनर्ट होगा। मेमोरी, मोनोफिलामेंट है तो आपका मॉडरेट मेमोरी होगी। साइज की अगर मैं बात करूं, तो साइज अवेलेबल होता है हमारा 2 to 6, 6 शॉट। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं पीडीएस की, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 14th डे पर 60%। एब्जॉर्प्शन टाइम की अगर मैं बात करूं कि एब्जॉर्ब कितने दिन के अंदर होता है, तो हमारा ये इसका एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत ज्यादा है, 6 to 8 मंथ है। एब्जॉर्प्शन क्या टाइम क्या है? 182 to 238 डेज तक होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी टाइप अगर मैं देखूं तो टाइप कौन कौन से होंगे हमारे? पीडीएस सेकंड, पीडीएस प्लस, स्ट्रेटाफिक्स। पीडीएस भी क्या है हमारा? बार्ब डाटा है। ये जो स्ट्रेटाफिक्स है ये क्या है? ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से तरीके के आते हैं, पीडीएस सेकंड, पीडीएस प्लस और स्ट्रेटाफिक्स, है ना। पीडीएस अगेन एक बार देख लेते हैं। पॉलीडायक्सोन जो है वो एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है। कैसा होता है? मोनोफिलामेंट होता है। कलर की अगर मैं बात करूं तो अगेन वही वॉयलेट कलर का होता है। डाइड और अनडाइड होता है। ट्रांसपेरेंट। मेमोरी क्या होती है इसकी? मॉडरेट और मॉडरेट टू लो ही होती है बेटा, है ना। ठीक है, साइज की अगर मैं बात करूं 2 to 6 शॉट यूएसपी इसकी साइज होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो 14th डे पर टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है इसका 60%। एब्जॉर्प्शन टाइम की बात करूं तो 6 to 8 मंथ इसका एब्जॉर्प्शन टाइम है, यानी कि 182 to 238 डेज तक, है ना। नेक्स्ट देखते हैं चौथा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। चौथा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा होता है आपका? डेक्सॉन। डेक्सॉन क्या है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है? ब्राइडेड ब्राइडेड सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है, कलर अगर की मैं बात करूं, ये कोटेड होता है हमेशा ना, नॉन कोटेड नहीं मिलता है। कलर की मैं बात करूं बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अब जाके हमारा कलर चेंज हुआ है, ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है।
सेंसिटिविटी अगेन सिंथेटिक है तो सेंसिटिविटी इनर्ट, लो लिख लो इसके बेटा बीच में ना। ब्रेडेड है तो मेमोरी लो होगी, ठीक है। साइज की अगर मैं बात करूं तो 2 to 5 वॉट इसका साइज होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आपका 14th डे पर 65% टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। एब्जॉर्प्शन टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ के अंदर ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के मेथड मैंने आपको पहले बता दिए थे, दो तरीके से होता है, हाइड्रोलाइटिक एब्जॉर्प्शन और आपका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, है ना। तो हाइड्रोलाइटिक से एंजाइम से सॉरी हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है इसका 2 to 3 मंथ में, यानी कि 60 to 90 डेज, 60 से 90 दिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा है मैक्सॉन सूचर। मैक्सॉन क्या होता है? मोनोफिलामेंट है। मैक्सॉन क्या है आपका? मोनोफिलामेंट सूचर होता है ना। किसका बना हुआ होता है? ग्लाइकोलिक एसिड। मोनोफिलामेंट सॉरी मोनोफिलामेंट तो लिख ही लिया। मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड एंड ट्राइमेथिलीन कार्बोनेट। और पॉलीग्लाइकोनेट, ठीक है। मैक्सॉन सूचर मोनोफिलामेंट सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है जो ग्लाइकोलिक एसिड और ट्राइमेथिलीन कार्बोनेट या फिर ट्राइमेथिलीन पॉलीग्लाइकोनेट का मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर इसका ग्रीन। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो लो। मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमल। अब यहां एक चीज ध्यान रख लेना, यट मोनोफिलामेंट, ये एक अपवाद है, ठीक है। मोनोफिलामेंट होने के बावजूद इसकी मेमोरी क्या होती है? लो होती है। साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज इसका 2 to 7 साइज के अंदर ये बाजार में मिल जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो 7वें दिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 80% और 14th डे पर होती है 75%, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टाइम 6 मंथ, यानी कि 180 दिन, ठीक है। ये खत्म हो गए हमारे एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब बात करते हैं नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की, यानी कि जो सूचर एब्जॉर्ब आपकी बॉडी नहीं कर पाती है। दो तरीके के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल सूचर्स की। नेचुरल सूचर्स के अंदर आता है सबसे पहला कॉटन। कॉटन क्या है? मेड अप ऑफ नेचुरल कॉटन फाइबर्स, ठीक है। कलर की मैं बात करूं, वाइट। सेंसिटिविटी की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिएक्शंस होती हैं इसकी, है ना, क्योंकि नेचुरल है।
मेमोरी मिनिमल, साइज एनी साइज, ठीक है, किसी भी साइज का आपको बाजार के अंदर कॉटन का जो थ्रेड है वो मिल जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ और एब्जॉर्प्शन टाइम बेटा इनके अंदर लागू नहीं होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जब तक धागा रहेगा तब तक रहेगी, लेकिन टाइम के साथ थोड़ा बहुत कम होती जाती है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, बेसिकली एक ड्यूरेशन के अंदर नहीं डाल सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन टाइम तो एब्जॉर्ब होते ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। तो इसको तो काट लेना, ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या है, टाइम के साथ आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो कॉटन का थ्रेड होता है वही एकमात्र नॉन स्टेराइल सूचर अवेलेबल है पूरे मार्केट में। इसके अलावा सारे के सारे सूचर्स क्या होते हैं, प्री स्टेराइल आते हैं। आपको जब मिलेगा तो पैकेज के अंदर वो पहले से स्टेराइल हुआ मिलेगा। लेकिन कॉटन है, कॉटन का थ्रेड तो आप कैसा भी यूज कर सकते हैं, तो कॉटन क्या है, आपका नॉन स्टेराइल आ जाता है ना। तो कॉटन को स्टेराइल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, 15 to 20 मिनट बॉइलिंग, या फिर 15 मिनट ऑटोक्लेविंग। ठीक है, आपको स्टेराइल करने के लिए 15 मिनट, 15 से 20 मिनट या तो बॉईल कर सकते हो या फिर ऑटोक्लेव कर सकते हो 15 मिनट के लिए। ठीक है, अगेन एक बार फिर से देख लो, कॉटन क्या है, मेड अप ऑफ नेचुरल कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स कहां से मिलते हैं, प्लांट बेस्ड होता है ना। ठीक है, कलर की मैं बात करूं तो व्हाइट कलर का होता है। सेंसिटिविटी, स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिएक्शंस होती हैं, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है। साइज किसी भी साइज का, थिकनेस कोई भी हो सकती है ना आपके कॉटन फाइबर की। टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन टाइम कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ में क्या है, ये टूट जाता है। थ्रेड जो होते हैं उन वीक हो जाते हैं और टूट जाते हैं बॉडी के प्रोसेस से, लेकिन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए हमने इसको नेचुरल एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में इंक्लूड किया है। दूसरा, एक मात्र सूचर है जो कि नॉन स्टेराइल मिलता है मार्केट में, क्योंकि हो सकता है किसी को कपड़े सिलने के लिए कॉटन का थ्रेड किसी ने बनाया, उसको क्या पता कि आप आदमी सिल दोगे उससे। ठीक है, तो इसलिए स्टेराइल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 15 से 20 मिनट या तो बॉईल करेंगे या फिर 15 मिनट ऑटोक्लेविंग करेंगे। देखो, यूज कहाँ होता है, अब कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन इन केस उन जगह यूज हो सकता है जहां पर हमको रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, या फिर जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ही लो कॉस्ट रखनी है ना। अगर आप पहुंच गए सोमालिया में, तो वहां आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉटन सूचर का, समझ रहे हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेटा, सिल्क। सिल्क जो है वो आपका सिल्क फाइबर से बना होता है ना। सिल्क फाइबर्स कहां से आते हैं, लार्वा ऑफ कोकून है ना, रेशम के जो कीड़े होते हैं, सिल्क रेशम को ही कहता है ना। तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वहां से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क को ऑब्टेन करते हैं ना। हार्वेस्टेड फ्रॉम लार्वा ऑफ कोकून से सिल्क फाइबर्स लेते हैं ना। कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर बेटा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी मॉडरेट होती है, मेमोरी लो होती है, इनर्ट, सॉरी, साइज एनी साइज का हो सकता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और एब्जॉर्प्शन टाइम को आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हो। इसके अंदर भी क्या है, इसको कोटिंग की जाती है, बेसिकली सिल्क फाइबर्स की कोटिंग की जाती है कैपिलैरिटी को प्रिवेंट करने के लिए। कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है, कि बहुत टाइम तक जब चीजें पानी के संपर्क में रहती हैं तो खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर, अगर ये पानी के कांटेक्ट में रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपके खराब हो जाएंगे।
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको कोट कर देते हैं, है ना। कोट किससे किया जाता है, बेसिकली आपका वैक्स से या फिर सिलिकॉन से कोट कर दिया जाता है इसको, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, कैपिलैरिटी रिड्यूस हो जाती है। कैपिलैरिटी का मतलब यही है कि पानी के कांटेक्ट में आकर के ये खराब ना हो, कैपिलरीज के संपर्क में आकर के ये ना खराब हो जाए। दूसरा, ये प्री स्टेराइल आते हैं ना, ये पैकेज के अंदर आते हैं और प्री स्टेराइल होते हैं। कैपिलैरिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको कोट करके रखते हैं वैक्स से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना स्टील। स्टील का तो मतलब ही स्टील है बेटा, है ना। स्टील का सूचर किससे बना हुआ होता है, स्टील से बना हुआ होता है। स्पेशली कौन सा, 316L, मेडिकल ग्रेड स्टीलनेस स्टील। मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील। कलर कौन सा होता है, मेटेलिक। सेंसिटिविटी कंप्लीटली इनर्ट। कंप्लीटली इनर्ट का मतलब बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। मेमोरी, मेमोरी बेटा लो ही होती है इसकी, टू मॉडरेट, ठीक है। साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज में मार्केट में मिलता है 5 to 7 नॉट, ठीक है। सबसे थिकेस्ट सूचर बाजार में यही मिलता है ह्यूमंस के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है ना। इसका इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में किया जाता है बेसिकली, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाईएस्ट, एब्जॉर्प्शन टाइम कि एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। आदमी एब्जॉर्ब हो जाएगा लेकिन ये सूचर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। कहाँ यूज होता है, क्लोजर ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। क्लोजर भी किसका, स्टर्नम का। ठीक है, क्लोजर ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ये भी दोनों तरीके का होता है बेटा, इट कुड बी मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। ब्राइडेड। स्टेपल और होता है एक नई, वो स्टेपलर करता है ना, वो भी इसी के अंदर आता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अच्छा, इसके और क्या फीचर्स हैं, ये रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक का मतलब विजिबल ऑन एक्सरे, और इंटरफेयर विद एमआरआई। एमआरआई के साथ में क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। एमआरआई नहीं कर सकते आप जिस पेशेंट को स्टील सूचर्स लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल भी उतना ऑफन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की। उसके अंदर सबसे पहला आता है नायलॉन का सूचर। नायलॉन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, है ना। किसका बना हुआ होता है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6.6।
ये दोनों अवेलेबल होता है, मोनोफिलामेंट और ब्राइडेड। ध्यान कर लेना, स्टील और नायलॉन ये दोनों ही ऐसे सूचर हैं जो मोनोफिलामेंट भी होते हैं और ब्राइडेड भी होते हैं। बाकी सारे के सारे या तो मोनोफिलामेंट होंगे या फिर ब्राइडेड होंगे। ठीक है। कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर ब्लैक होता है, सेंसिटिविटी इनर्ट होती है, मेमोरी लो होती है। किस साइज के अवेलेबल है? साइज के अवेलेबल होते हैं ये आपके 2 to 5 वॉट। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं डिटरमाइन कर सकते, एब्जॉर्प्शन टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, नोवाफिल। नोवाफिल क्या होता है, किसका बना हुआ होता है? पॉलीब्यूटेस्टर। ठीक है। कैसा है? मोनोफिलामेंट है। मोनोफिलामेंट सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है ना। कलर की अगर मैं बात करूं, ब्लू कलर का होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। या तो ब्लू होगा या फिर आपका ट्रांसपेरेंट होगा। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो सेंसिटिविटी लो होती है। मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट होती है। साइज की अगर मैं बात करूं तो 2 to 7 वॉट तक अवेलेबल होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं डिटरमाइन कर सकते, एब्जॉर्प्शन टाइम भी नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोलीन। प्रोलीन क्या है? पॉलीप्रोपाइलीन का बना हुआ होता है। पॉलीप्रोपाइलीन का बना हुआ होता है। कलर की अगर मैं बात करूं तो ब्लू कलर का होता है। सॉरी, कलर ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लू नहीं होता है। सेंसिटिविटी इनर्ट, मेमोरी लो। ठीक है। साइज 1 to 7 वॉट। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, एब्जॉर्प्शन टाइम नहीं। एक चीज ध्यान रखना, इसको क्या यूज सिक्योर हर्निया मैश। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें लिख लो, 2 साल तक हम लोग क्या करते हैं, हर्निया मैश को सिक्योर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ये सॉरा आपका प्रोलीन का इस्तेमाल करते हैं ना, हर्निया मैश को सिक्योर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिएस्टर सूचर। पॉलिएस्टर सूचर क्या होता है? ब्रेडेड सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है ना। इसका बना हुआ होता है पॉलीथिलीन ट्रेप्थालेट। क्या है ये? पॉलीएथिलीन ट्रेप्थालेट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप पढ़ लेना है ना। ठीक है। कलर कैसा होता है पॉलिस्टर का? पॉलिस्टर का कलर या तो ग्रीन होगा या फिर वाइट होगा। सेंसिटिविटी अगेन सिंथेटिक है, इनर्ट होगा। ब्रेडेड है तो मेमोरी लो होगी। ठीक है। साइज की अगर मैं बात करूं तो 2 to 5 वॉट होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, एब्जॉर्प्शन टाइम भी कोई फिक्स नहीं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट सूचर है पीवीडीएफ। पीवीडीएफ क्या होता है?
मेड अप ऑफ पॉलीवाइनिलीन फ्लोराइड, पॉलीवाइनिलिडीन फ्लोराइड इसका बना हुआ होता है, ठीक है। क्या है? सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, कैसा? मोनोफिलामेंट। ठीक है। कलर की मैं बात करूं, ब्लैक होता है। सेंसिटिविटी इनर्ट होती है। मेमोरी मोनोफिलामेंट है तो मॉडरेट मेमोरी होती है। साइज की मैं अगर बात करूं तो 2 to 10 नॉट साइज होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और एब्जॉर्प्शन टाइम को आप एक फिक्स नहीं कर सकते हो ना। बेसिकली इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होता है, यानी कि जब आप इसको काटोगे तो इसका 95% तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा ही। जब भी आप इसको निकालोगे तो लगभग 95% तक ये टेंसाइल स्ट्रेंथ रिटेन करके रखता है। ठीक है। तो बेटा ये हो गए आपके सारे के सारे सूचर्स, वन बाय वन है ना। इसके अंदर कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। किन चीजों का ध्यान में रखना है? कि सूचर का आपका टाइप कौन सा है, जो आप सूचर ले रहे हो वो किस टाइप का सूचर है, किस साइज में अवेलेबल है, किस कलर के अंदर होता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ना। मुझे लगता है कि दोबारा इसको पढ़ाने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सीरीज ऑफ स्टिचेज टू क्लोज एन ओपन वुंड क्या कहलाती है? आपका सूचरिंग कहलाती है। इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? तो ट्रॉमेटिक वुंड हो सकता है या फिर आपका सर्जिकल इंसीजन हो सकता है। टाइप की अगर मैं बात करूं तो हमने टाइप की बात की थी अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग सूचर्स कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली या तो आपका 7 to लेकर के 11 तक के सूचर्स होते हैं। 2 to 11 तक के सूचर्स ह्यूमंस में इस्तेमाल होते हैं, बाकी के सारे वेटरनरी में इस्तेमाल होते हैं ना। फिलामेंट और स्ट्रक्चर की बात करी तो फिलामेंट के अंदर क्या आता है आपका कि भाई या तो सूचर मोनोफिलामेंट होगा या मल्टी फिलामेंट होगा। मोनोफिलामेंट का मतलब एक ही थ्रेड होगा, मल्टी फिलामेंट का मतलब कई सारे थ्रेड होंगे, फिर ब्रेडेड, उसको हम कहते हैं आपस में गुथा हुआ है ना। अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो या तो सूचर आपका नेचुरल होगा या फिर सूचर आपका सिंथेटिक होगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सॉरी, नेचुरल होगा, सिंथेटिक होगा या फिर आपका क्या होगा, स्टील सूचर हो सकता है ना, जो कि मेटेलिक होता है। एब्जॉर्बेबिलिटी की बात करूं तो दो तरीके के सूचर होते हैं, या तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा कंप्लीटली या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में इसके अंदर पढ़ा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूचरिंग टेक्निक्स और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नीडल्स, है ना। ये तो धागा हो गया। अब टाका लगाने के लिए धागा, सुई धागा चाहिए होता है ना। बेसिकली अगर आपको सिलाई करनी है तो सुई और धागा दोनों चाहिए। तो सुई के जो टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। किसके साथ साथ? सूचरिंग टेक्निक्स के साथ में हम लोग देखेंगे किसका, टाइप्स ऑफ निडल का। और उसके बाद में एक सेपरेट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि भैया जैसे ब्लेड हो गई, कॉटरी हो गई, है ना, थर्मल लाइगेचर हो गया। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक नेक्स्ट सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी फोर्थ क्लास, जिसके अंदर हम लोग एक डिटेल क्वेश्चन सेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू।